रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। 23 मार्च 1931 की वह रात लाहौर सेंट्रल जेल के लिए सामान्य रात नहीं थी। बाहर हजारों लोग बेचैन थे, अंदर पहरेदारों के दिलों में भी हलचल थी। हर दीवार, हर कोना जैसे आने वाले पलों का गवाह बनने के लिए तैयार हो रहा था। हवा में गंध थी, लालटेन के तेल की, पुराने पत्थरों की सीलन की और कहीं दूर से आती पुकारों की। कोठरी नंबर 14 में 3 नौजवान, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, चुपचाप बैठे थे। भगत सिंह ने हल्की पीली रोशनी में किताब के पन्ने पलटे। उनकी उंगलियां स्थिर थी, आवाज में कोई कंपन नहीं। ऐसा लगता था मानो यह मौत नहीं, कोई लंबी यात्रा है जिसमें जाना तय है। उन्होंने अपने साथियों को देखा, मुस्कुराए और कहा, बस कुछ ही देर है, तैयार हो? सुखदेव ने गहरी सांस ली, राजगुरु ने सिर हिलाया। बाहर पहरेदारों की फुसफुसाहट चल रही थी। एक गार्ड ने दूसरे से कहा, ये लोग अजीब हैं, डरते ही नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, ये लोग मौत को खेल समझते हैं, या शायद इनके दिल में सच में आग है। भगत सिंह ने ये बातें सुनी तो मुस्कुरा कर बोले, हम मौत को नहीं, मौत हमें ढूंढने आई है। कमरे में वह पुराना लोहे का बिस्तर, दीवार पर टंगा एक फीका कैलेंडर और जमीन पर फैला हल्का कंबल, यही उनका संसार था। लेकिन इस सीमित दुनिया में भी उनका मन स्वतंत्र था। उन्होंने किताब के आखिरी पन्ने पर हाथ रखा और जैसे खुद से बोले, विचारों को फांसी नहीं दी जा सकती। करीब रात के 7:30 बजे जेलर के कदमों की आहट आई। लकड़ी के फर्श पर जूते की ठक ठक ने वातावरण को और भारी बना दिया। दरवाज़ा खुला। जेलर ने धीमी आवाज में कहा, समय हो गया। भगत सिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने कोट को सीधा किया, पगड़ी ठीक की। वह मुस्कुराते हुए बोले, चलो दोस्तों, अब वह घड़ी आ गई जिसका हमें इंतज़ार था। रास्ते में गार्ड्स की कतार लगी थी। लालटेन की झिलमिलाती रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तीनों क्रांतिकारी चलते हुए भी नारे लगा रहे, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जेल के हर कोने में गूंज उठी यह आवाज़। फांसी घर के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ देर इंतज़ार कराया गया। इस बीच उन्होंने गार्ड्स से बातें की, हंसी मजाक किया। एक गार्ड ने कहा, इतना साहस मैंने कभी नहीं देखा। भगत सिंह ने उत्तर दिया, साहस नहीं, विश्वास है। आज हम मरेंगे, लेकिन कल यह देश जीतेगा। फांसी की रस्सी गले में डालने से पहले उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, मैं आज़ाद हूँ, मेरे विचार आज़ाद हैं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने वह कागज जेलर को थमा दिया और कहा, इसे आने वाली पीढ़ियों को दिखाना। रस्सी तैयार थी। भगत सिंह ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फिर जोर से भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनकी आवाज़ पूरे फांसी घर में गूंज रही थी। सुखदेव और राजगुरु ने भी वही दोहराया। रस्सी उनके गले में डाली गई। आखिरी पल में तीनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद की। रस्सी खिंच चुकी थी। लालटेन की रोशनी में तीनों के पैर स्थिर हो गए थे। फांसी घर के भीतर कुछ सेकंड के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। पहरेदारों ने सांस रोक ली थी। जेलर ने अपनी घड़ी देखी। समय था 7:33। यह वह क्षण था जब तीनों नौजवानों की सांसें रुक गई, लेकिन उनकी कहानी हवा में गूंज उठी। फांसी के बाद भी एक पल के लिए सब स्थिर था।
फिर जेलर ने धीमी आवाज में आदेश दिया, नीचे उतारो। गार्ड्स आगे बढ़े। उन्होंने रस्सी ढीली की। तीनों के शरीर नीचे लाए गए। उनके चेहरे पर अब भी अजीब सी शांति थी, होठों पर जैसे मुस्कान की आखिरी झलक हो। जेल के बाहर भीड़ को यह खबर धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई। सबसे पहले पहरेदारों की फुसफुसाहट, फिर गेट के पास तैनात गार्ड्स के चेहरे, फिर किसी ने नारे लगाए, भगत सिंह अमर रहे। आवाज़ हवा में तैर गई। लोगों के सीने फट गए। कुछ की आंखों से आंसू बह निकले। औरतें सिर पर हाथ रखकर रोने लगीं। युवाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। किसी ने मुट्ठी भींची। जेल प्रशासन ने रात में ही गुप्त रूप से तीनों के शवों को बाहर निकाला। अंग्रेजी हुकूमत नहीं चाहती थी कि सुबह होते ही कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाए, इसलिए अंधेरे में गाड़ियों में लाद कर सतलज नदी के किनारे लाया गया। रात की ठंडी हवा, नदी का शांत पानी और अंधेरा, यह सब एक गवाह बन गया। तीनों के शवों को जल्दी जल्दी लकड़ियों पर रखा गया। कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ मौजूद थे। लोग बताते हैं कि गांव के लोगों को जैसे ही अब पता चला, वे हाथ में लालटेन और मशाले लेकर दौड़े। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कपड़ा। सतलज के किनारे अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने अंग्रेजों के आदेश की परवाह नहीं की। किसी ने भगत सिंह की पगड़ी उठाई, किसी ने राख को हाथों में लिया। रात की उस अंधेरी घड़ी में इंकलाब जिंदाबाद की गूंज सतलज की लहरों से टकराकर दूर तक फैल गई। वहीं खड़े कुछ बुजुर्गों ने कहा, आज ये तीन नहीं मरे, आज पूरा देश जागा है। एक बुजुर्ग औरत ने राख को माथे पर लगाया और कहा, तुम्हारी मौत नहीं हुई बेटा, तुमने देश को जिंदा कर दिया। जैसे जैसे खबर पूरे पंजाब और फिर पूरे देश में फैली, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। लोग कहने लगे, भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार है। साल 1931 की वह रात बीत चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। सतलज के किनारे राख ठंडी हो चुकी थी, मगर भारत के हर कोने में खून उबाल मार रहा था। लाहौर से लेकर कलकत्ता, मद्रास से लेकर कानपुर तक एक ही नाम गूंज रहा था, भगत सिंह। सुबह होते ही शहरों और कस्बों में सन्नाटा नहीं, बल्कि गुस्सा और संकल्प दिखाई देने लगा। दुकानें बंद, कॉलेज खाली, फैक्ट्रियों के मजदूर काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने हाथों में तख्तियाँ उठाई। हमारे शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गांव-गांव में बैठकों का दौर चल पड़ा। लोग अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानी सुनाने लगे। औरतें कहने लगी, अगर बेटा हो तो भगत सिंह जैसा। युवाओं ने यह नारा बना लिया, इंकलाब जिंदाबाद। और यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक भाव बन गया। गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सभी इस घटना से हिल गए। कांग्रेस नेताओं ने लिखा कि यह दुखद है, लेकिन युवाओं में जागरूकता पैदा हुई। फांसी के बाद भी उनके विचार जेल की दीवारों से निकलकर पूरे देश में फैल गए। उनकी लिखी हुई चिट्ठियाँ, कोर्ट में दिए गए बयान और लेख सब गुप्त रूप से छात्रों और मजदूरों तक पहुँचाए गए। भगत सिंह की शहादत के बाद देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र आया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में वही भारत बना पाएं जिसके लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया था? आज भारत आज़ाद है, लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। भगत सिंह ने लिखा था कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना आज़ादी नहीं है। असली आज़ादी तब होगी जब आम इंसान को बराबरी और न्याय मिले। युवाओं के सामने आज जो चुनौतियां हैं, शिक्षा, रोजगार, सोशल मीडिया की भीड़, यह सब भगत सिंह के दौर से अलग है, लेकिन मूल सवाल वही है, क्या हम बदलाव के लिए तैयार हैं? भगत सिंह सिर्फ साहस का नहीं, सोच का भी नाम है।
उन्होंने जितनी किताबें जेल में पढ़ी, शायद उतनी उस समय के किसी नेता ने नहीं पढ़ी। इससे वह यह दिखाते हैं कि क्रांति सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विचारों से शुरू होती है। अगर हम सच में भगत सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सिर्फ फूल चढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। सवाल पूछना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करना, यही उनकी असली विरासत है। फांसी से कुछ पल पहले भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। आज का युवा अगर भगत सिंह से प्रेरणा लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे पढ़ना होगा, सोचना होगा, सवाल पूछने होंगे। क्यों समाज में असमानता है? क्यों भ्रष्टाचार है? क्यों महिलाओं को बराबरी नहीं मिलती? जब युवा सवाल करना सीख लेगा, तभी असली बदलाव आएगा। भगत सिंह का एक बड़ा संदेश था, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। उन्होंने हिंसा को रणनीति के रूप में देखा, लक्ष्य के रूप में नहीं। आज का युवा यह सीख सकता है कि बदलाव के लिए संगठन, अनुशासन और ज्ञान जरूरी है। आप अपने जीवन में चाहे जो काम कर रहे हो, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, सोशल वर्क, हर जगह भगत सिंह का संदेश लागू हो सकता है। ईमानदारी, बराबरी और समाज के प्रति जिम्मेदारी। आज भी जब किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, मजदूर हड़ताल, महिला आंदोलन होते हैं, तो उनके पोस्टरों पर भगत सिंह की तस्वीर छपती है, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, एक प्रतीक और एक नैतिक शक्ति है। उनकी मुस्कुराती तस्वीर, हाथ में किताब और पिस्तौल वाला फोटो युवाओं के लिए साहस का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि एक 23 साल का नौजवान भी देश की दिशा बदल सकता है। अगर हम सच में भगत सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सिर्फ फूल चढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। फांसी से कुछ पल पहले भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कान सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं थी, यह मुस्कान आने वाली पीढ़ियों के लिए थी, ताकि वे डर को तोड़ें, सोचें और समाज को बदलें।